आज के इस लेक्चर में हम एंशियंट लिटरेचर डिस्कस करेंगे, जिसमें ग्रीक और रोमन लिटरेचर जो है वो शामिल है। एंशियंट ग्रीस की जो टाइमलाइन है ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रही होगी। इसमें 300 में देखें मेनियन सिविलाइजेशन है, फिर ग्रीक में जो डार्क एजेस थी अराउंड 1500 वो रहीं, देन फिर ग्रीक अल्फ़ाबेट डेवलप हुआ। और इसके बाद अगर आप देखें कि डेमोक्रेसी भी 508 में यहाँ पे ग्रीस में इंट्रोड्यूस हो रही है। और ग्रीक एज जो है ये बहुत ही जो थी रिनाउंड किस्म की एज थी। ग्रीक टाइम पीरियड को जो है आप इस तरह समझ सकते हैं कि इट वाज बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफिट जीसस क्राइस्ट। आज से कुछ 2500 साल पहले ये सिविलाइजेशन थी। और बहुत सी सिटी स्टेट्स में 7 सिटी स्टेट्स थी, जिनमें एथेंस था, थीब्स था, स्पार्टा था। इस किस्म की मुख्तलिफ वो जो सिटी स्टेट्स थी उनमें डिवाइडेड थी। फिर ग्रीस का जो डिक्लाइन आया वो आया कि जब रोमन एम्पायर ने ग्रीस को कनकर कर ली। ग्रीस में आप देखें कि डेमोक्रेसी उस ज़माने में भी मौजूद थी, और डेमोक्रेसी को बहुत ही इन इट्स ट्रू लेटर एंड स्पिरिट फॉलो किया जा रहा था। ओलंपिक गेम्स होती थी, ड्रामा लिखा जा रहा था, क्रिटिसिज्म हो रहा था। यानी जो काम इंग्लैंड में शुरू हो रहा है अराउंड 1500, तो वो 1500 साल ये और 500 उससे पिछले आप ले लें, तो उससे 2000 साल पहले जो था ये सब कुछ ग्रीक में ग्रीक टाइम पीरियड में हो रहा था, जिसमें फ़िलासफ़ी पे बहस हो रही थी, स्कूल्स थे, शौक थे बाकायदा। और बहुत सिविलाइजेशन जो थी वो अपनी एडवांस स्टेजेस में थी। और ड्रामा का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उसमें आप देखें कि डायनोसिस जो था उसके फेस्टिवल पे बाकायदा ड्रामा फेस्टिवल होता था उस मेले पे, और कंपटीशंस ड्रामा के हेल्ड होते थे। टिपिकल सीन है द थिएटर ऑफ डायनासिस का। एक ग्रीक, आपको पता है, गॉड्स एंड गॉडेसेस पे बहुत बिलीव करते थे। तो ये डायनासिस इनका एक गॉड था। उसकी मेमोरी में उसके जब हमारे आप ये समझ लें लोकल लैंग्वेज में उर्स वगैरह होता है, तो उस पे फिर ड्रामाज ये परफॉर्म होते थे। और ड्रामा एम्पी थिएटर के फॉर्म में होता था। थिएटर नीचे स्टेडियम की पिच की तरह होता था, और स्टेडियम की तरह साइडों पे ऊंची सीट्स लगी हुई होती थी, और ताकि तमाम तरफ से ऑडियंस को सुनाई दे सके। अच्छा, आवाज़ ऐसे रखी जाती थी कि तमाम लोगों तक वो आवाज़ पहुंच सके। कैरेक्टर्स जो थे वो मास्क का इस्तेमाल करते थे अपने चेहरे पे, ताकि वो एलेबोरेट लगे और दूर बैठे हुए बंदे को भी पता चल सके कि वो क्या कौन सा कैरेक्टर स्टेज पे है। शुरू शुरू में सिंगल कैरेक्टर होता था, फिर डबल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, फिर थर्ड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 1 है हमारा इस सीरीज़ का। ग्रीक थिएटर में जो सबसे पहला पॉइंट है, द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर में बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंग्लिश लिटरेचर ग्रीक लिटरेचर कितने पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। पीरियड नंबर 1 इज़ द आर्काइक पीरियड, the second one is classical period, and the third one is Hellenistic period and Greco-Roman period जो लास्ट वन है, क्योंकि इसमें रोमन्स ने इसको कनकर कर लिया था ग्रीस को। तो ये हेलेनिस्टिक पीरियड। एरिस्टोटल और प्लेटो जो है वो हेलेनिस्टिक पीरियड से बिलोंग करते हैं, और पब्लिक सर्विस कमीशन में ये क्वेश्चन आ चुका है। पॉइंट नंबर 5, द थिएटर ऑफ द एंशिएंट ग्रीस और एंशिएंट ग्रीक ड्रामा, जिसको एंशिएंट ग्रीक थिएटर भी कहते हैं और एंशिएंट ग्रीस का लिटरेचर भी कहते हैं, फ्लरिश्ड इन एंशिएंट ग्रीस बिटवीन 550 BC एंड 220 BC। द सिटी स्टेट ऑफ एथेंस वाज इट्स सेंटर। जिस तरह मैंने बताया कि ये बहुत से ग्रीस जो था इट वाज डिवाइडेड इनटू मैनी सिटी स्टेट्स। तो जिस तरह हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो एथेंस है वेरियस सिटी स्टेट्स में था, तो इसमें जो एथेंस था, सॉरी ग्रीक जो था वो वेरियस सिटी स्टेट्स में डिवाइडेड था, और एथेंस जो था, एथेंस की जो सिटी स्टेट थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, सेंटर था। इसी में ओलंपिक गेम्स भी होती थी। और ओलंपिक की आपको पता है कि जो टॉर्च है आजकल के दौर में भी ग्रीस ही से वो जो कदीम डिस्कवर हुआ है स्टेडियम, जहाँ पे सूरज की रोशनी से सन रेज के साथ उसको लिटअप किया जाता था, तो आजकल भी वैसे ही किया जाता है। और अगर आपने ओलंपिक्स की सेरेमनी, आई वुड सजेस्ट कि ओलंपिक गेम्स की जो ओपनिंग सेरेमनी है, टॉर्च लाइटनिंग सेरेमनी, वो आप देखें तो आपको एंशिएंट ग्रीस की एक पिक्चर नज़र आएगी। एग्जैक्टली वही सीन क्रिएट किया जाता है। आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच दैट।
उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ग्रीक थिएटर है, यानी कहने का मतलब ये कि यहाँ पे ड्रामा भी डायनासिस का थिएटर हो रहा था, और उसके बाद जो था वो इसी में जो था वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हो रही थी और फिर बहुत कुछ। Greek theatre was institutionalized as part of a festival called the Dionysia, which honored the god with a small g, god Dionysus. Dionysus god की ऑनर में ये एक फेस्टिवल होता था जिसका नाम डायनेसिया था। उस फेस्टिवल में जाहिर है पूरे ग्रीस से लोग आते थे और ग्रीस से बाहर से लोग भी आते थे। इट वॉज एंटरटेनमेंट एक्टिविटी एज वेल एंड इट वॉज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज वेल। तो उसमें थिएटर जो था इट वॉज पार्ट ऑफ दैट। दी थ्री ड्रामेटिक genres to emerge there were tragedy, लेट 16th सेंचुरी में ट्रेजिडी इमर्ज हुई, देन कॉमेडी इमर्ज हुई और उसके साथ ही सटायर प्ले। SATYR सटायर प्लेज कॉमिक प्लेज होते थे जो उसमें इंटरवल को फिल करने के लिए इस्तेमाल होते थे। इन ट्रेजिक प्लेज ऑफ एंशिएंट ग्रीस द कोरस और द कोरस was originally made up of 12 singing and dancing members। ग्रीक कोरस में एंड में जाके 12 मेंबर्स हो गए थे, स्टार्ट में तो एक भी होता था। थेस्पियस इज कंसिडर्ड द फर्स्ट ग्रीक एक्टर। थेस्पियस जो था वो फर्स्ट ग्रीक एक्टर उसको समझा जाता था। इन 500 BC अ पोइट नेम थेस्पियस। थेस्पियस जो था वो पोइट था, और याद रखिएगा कि पोइट जो है वो ड्रामेटिस्ट ही को कहते हैं। इंट्रोड्यूस द सोलो एक्टर परफॉर्म स्पीचेस ऑफ द कैरेक्टर्स इन द नैरेटिव यूजिंग मास्क्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट कैरेक्टर्स। 500 में थेस्पियस ने क्या किया था कि एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया ड्रामा में, और वो सिंगल कैरेक्टर डिफरेंट मास्क इस्तेमाल करता था। कभी कुछ बन जाता था, कभी कुछ बन जाता था और कभी कुछ बन जाता था, और वो स्टेज पे डायलॉग्स बोलता था। और ज़्यादातर ये एक्शन से ज़्यादा डायलॉग्स होते थे इसमें, और उन्हीं डायलॉग्स के थ्रू स्टोरी बताई जाती थी। In 471 BC, the dramatist Aeschylus innovated a second character। अब ये MCQs के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एस्किलिस ने सेकंड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर 468 BC में सोफोक्लेस ने थर्ड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया था। सोफोक्लेस इंट्रोड्यूस द थर्ड कैरेक्टर, थर्ड एक्टर। और कोरस जो था वो तो 12 पे होता ही होता था। कोरस जो था वो ग्रुप ऑफ सिंगिंग एंड डांसिंग पीपल होता था। स्टेज पे एक तरफ से आते थे वो डांस करते हुए, दफ बजाते हुए, ढोल बजाते हुए, और दूसरी तरफ चले जाते थे। और कोरस का जो लीडर होता था, कोरागॉस उसे कहते थे, वो बाकायदा तौर पे डायलॉग्स में भी हिस्सा लेता था, कमेंट्री भी कर रहा होता था। तो इट वाज काइंड ऑफ दैट थिंग। तो यहाँ से अब आप देख लें कि मैं इसको समराइज कर देता हूँ कि एथेंस में डायनोसिस के सालाना जो एनुअल मेला होता था उस पे डायनोसिया नाम का थिएट्रिकल फेस्टिवल भी होता था, जिसमें कॉम्पिटिशन्स होते थे ड्रामेटिस्ट के दरमियान। हर ड्रामेटिस्ट ने 3 ड्रामास परफॉर्म प्रेजेंट करने होते थे। इसको ट्रियोलॉजी कहा जाता था, और उनमें बहुत दिनों तक कॉम्पिटिशन्स चलते रहते थे, और उसका एक प्राइज़ भी होता था। उनको एक गोट जो थी वो स्लॉटर्ड गोट जो थी वो इनाम के तौर पे, स्लॉटर्ड या अलाइव गोट उसको कंपटीशन में जीतने वाले बंदे को दी जाती थी, और पूरे ग्रीस में उसकी धूम पड़ जाती थी कि ये आज इस दफ़ा का जो मेला है वो फलां बंदे ने जीत लिया है। तो पहले एक कैरेक्टर होता था, ये थेस्पियस ने इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद फिर एस्किलस ने सेकंड करवाया और सोफोक्लेस ने थर्ड कैरेक्टर करवाया। इसमें इसकी सेटिंग ये होती थी कि कैरेक्टर्स जो हैं वो मास्क पहनते थे बड़े बड़े एलेबोरेट किस्म के, और कुछ ऐसी ही वो उसकी सेटिंग होती थी थिएटर की कि जिससे आवाज़ दूर दूर तक जा रही होती थी। तो इसके बाद फिर हम सबसे पहला जो राइटर है ग्रीक का, सोफोक्लेस पढ़ते हैं जी। एस्किलिस पढ़ते हैं। एस्किलिस वॉज एन एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडियन। He is also the first whose plays still survive. The others such are Sophocles and Euripides। यानी यूरोपिडेस, सोफोक्लेस और एस्किलिस के प्लेस जो हैं वो अभी सर्वाइव कर रहे हैं और हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनको ट्रांसलेट किया गया। He is often described as the father of Greek tragedy or tragedy। Only 7 of his estimated 70 to 90 plays survived। 7 सिर्फ इसके सर्वाइवल में है, और एस्टिमेट ये है कि इसने कोई अराउंड 70 से 90 तक जो प्लेस थे वो लिखे। 18 देखिएगा जी। देयर इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट रिगार्डिंग वन ऑफ हिज प्लेस, प्रोमेथियस बाउंड, विच सम बिलीव टू बी रिटन बाय हिज सन यूफेरियन।
लेकिन ये है कि एग्ज़ाम में तो कंट्रोवर्सी नहीं आएगी, बट फॉर योर जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको पता होना चाहिए कि देयर इज़ अ लिटिल कंट्रोवर्सी, बट जनरली वी ascribe Prometheus bound to Aeschylus, और BS के सिलेबस में भी ये इसे एस्किलिस ही इसका राइटर है, तो वी विल unanimously declare it as written by एस्किलिस, प्रोमेथियस बाउंड। प्रोमेथियस बाउंड की स्टोरी भी आप लोग प्रिपेयर करेंगे, और प्रोमेथियस की बाउंड की स्टोरी ऐसे होती है कि प्रोमेथियस जो है वो एक टाइटन होता है, और ये जो ग्रीक गॉड होता है उसमें उनके खिलाफ हल्की सी बगावत करता है इन अ वे कि वो इंसानों को आग का हुनर सिखा देता है। तो उसकी सज़ा के तौर पे जो गॉड्स होते हैं वो इसको बांध देते हैं एक बहुत बड़े पत्थर के साथ, और फिर इस किस्म की एक लंबी सी स्टोरी है, विल डिस्कस। Next is The Persians is the only surviving classical Greek tragedy concerned with the contemporary events and useful source of information about its period. यानी The Persians नाम की, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलता है कि भाई इस ज़माने ग्रीक टाइम पीरियड में क्या हो रहा था। तो उनके लिटरेचर के थ्रू और जो पेंटिंग्स बनी हुई होती हैं पत्थर के ऊपर कार्व्ड होती हैं उनके थ्रू हमें पता चल रहा होता है। तो पर्शियंस नामी ये जो प्ले था इससे हमें कंटेम्प्रेरी लाइफ ग्रीक की जो थी वो पता चली। 20. His only 7 tragedies are survived intact. They are the Persians, 7 against Thebes, the Supplicants, Orestia trilogy and Prometheus Bound. तो ऑथरशिप इसकी डिस्प्यूटेड है, बट वी विल कंसिडर इट एज फाइनल। इसको मैं यहाँ से स्किप कर देता हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट इज ओरेस्टिया ट्रिलॉजी कंसिस्ट ऑफ 3 ट्रेजेडीज। एगामेमनॉन, ये किंग था वहाँ का एक, द लिबेशियन बियर्स एंड द यूमेनिडीज। This trilogy tells the bloody story of the family of Agamemnon, king of Argos. ये king था Argos का, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। Aristotle claimed that Aeschylus added the second actor to the Greek stage. Aristotle ने ही पोलिटिक्स में ये कहा कि इसने जो सेकंड कैरेक्टर था डिट्रैगोनिस्ट, एक प्रोटैगोनिस्ट, पहले एक ही कैरेक्टर होता था जिसको प्रोटैगोनिस्ट कहते थे, फिर इसने सेकंड वन बनाया उसको ड्रैगोनिस्ट कहा के। तो ये था हमारे पास एस्किलिस तक का। एस्किलिस के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ड्रामेटिस्ट है वो सोफोक्लेस है। सोफोक्लेस का टाइम पीरियड 497 से 406 है जी। सोफोक्लेस इज वन ऑफ द एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडियंस whose plays have survived. Sophocles wrote 123 plays during the course of his life, but only 7 have survived in complete form. They are Ajax, Antigone, the women of Trachis, Oedipus the king और Oedipus the Rex। Rex जो है वो king को कहते हैं लैटिन लैंग्वेज में, तो Oedipus Rex भी इस ड्रामा का नाम आता है और Oedipus the king भी आता है। Then is Electra, then is the Philoctetes and Oedipus at Colonus। Oedipus at Colonus। अच्छा, ये ट्रोलॉजी Oedipus the king, Oedipus at Colonus और एंटीगनी जो है ये एक ट्रिलॉजी है, और इसमें 3 डिफरेंट इवेंट्स थे। अच्छा, ट्रिलॉजी लिखने की एक बड़ी बुनियादी वजह भी थी। वो वजह क्या थी कि ग्रीक टाइम में यूनिटीज़ का ख्याल रखा जाता था, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन का। यूनिटी ऑफ टाइम से मुराद ये थी कि ड्रामा में जो सीन दिखाया जा रहा है वो वही वक्त होना चाहिए। दिन का है कि वक्त अगर ड्रामा परफॉर्म हो रहा है तो ड्रामे का सीन दिन का होना चाहिए, और अगर शाम का है तो शाम का होना चाहिए, सुबह सुबह का है तो सुबह सुबह का टाइम होना चाहिए। तो यानी उसमें ये जो कॉलरिज जिसे कहता है ना विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, तो डिसबिलीफ वाली कोई नहीं बात होनी चाहिए थी। दिस वाज द कॉमन थिंग कि जी ये ऐसे होना चाहिए। तो ये यूनिटी ऑफ टाइम थी। यूनिटी ऑफ प्लेस से मुराद ये थी कि जिस ड्रामे में एक ही सीन होगा, प्लेस एक ही होगी, उसी पे सारा परफॉर्मेंस। अब बहुत मुश्किल हो जाता है कि जब आपने एक ही जगह पे सारे इवेंट्स को करवाना है, और फिर उसमें आप इसमें देखते हैं एडिपस रेक्स ड्रामा में कि कितनी केयरफुली स्टोरी को डिज़ाइन करना पड़ता था और लोगों के सामने प्रेजेंट करना पड़ता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी। इसमें हमें जो याद रखने की चीज़ है वो है कि एडिपस रैक्स या एडिपस द किंग इसने लिखा, एडिपस एट कोलोनस इसने लिखा, एंटेगनी इसने लिखा और एजैक्स इसने लिखा। ये तो सबसे, और 7 जो हैं वो सर्वाइव किए, इनकी टेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है।
पॉइंट नंबर 25 देखिएगा जी, द मोस्ट फेमस ट्रेजेडीज ऑफ सोफोक्लिस फीचर इडिपस. इडिपस मीन्स स्वॉलन फूट. इडिपस वर्ड का मतलब स्वॉलन फूट है, एंड ऑल्सो एंटिगनी. They are generally known as the Theban plays, although each play was actually a part of a different tetralogy, the other members of which are now lost. यानी इनको इन plays को ना Theban plays कहा जाता है. He also developed his character to a greater extent than earlier playwrights such as Aeschylus. Aeschylus की निस्बत इसके जो characters हैं वो just narrators नहीं हैं, they are properly developed. Only 2 of 7 surviving plays can be dated securely. इसमें फेलोक्टेटिस है जी एंड इडिपस एट कॉलोनस. इनकी एग्जैक्ट डेट्स हैं हमारे पास अवेलेबल, बाकियों की एग्जैक्ट डेट्स नहीं है. थीबन प्लेस जो इट कंसिस्ट ऑफ 3 प्लेस. एडिपस द किंग, ऑल्सो कॉल्ड एडिपस टायरनिस और बाई इट्स लैटिन टाइटल एडिपस रेक्स. यानी तीनों नाम इसी प्ले के ही हैं. एडिपस टायरनस का मतलब भी किंग है, एडिपस रेक्स का भी और एडिपस द किंग का भी. देन इज एडिपस एट कॉलोनस एंड एंटेगनी. एंटेगनी इसकी बेटी होती है, उसके नाम पे है ये. ऑल द 3 प्लेस कंसर्न द फेट ऑफ थीब्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर द रेन ऑफ किंग एडिपस. 29. According to Aristotle, Sophocles is responsible for introducing the third character. थर्ड कैरेक्टर जो था वो इसका ख्याल था कि इसने इंट्रोड्यूस इसमें करवाया है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल. जी, हमारे पास जो नेक्स्ट ड्रामेटिस्ट है ग्रीक थिएटर का, ग्रीक लिटरेचर का या फिर एंशिएंट लिटरेचर में से, वो यूरिपिडीज है. यूरिपिडीज का टाइम पीरियड है 480 से 406 BC. यूरिपिडीज वॉज अ ट्रेजेडियन ऑफ क्लासिकल एथेंस. इसका ताल्लुक भी एथेंस से था. अकॉर्डिंग टू सुडा, आउट ऑफ 92 प्लेस बाय हिम, 18 or 19 have survived more or less complete. He also became the most tragic of poets. नोटेबल वर्क्स जो इसके हैं, एलसेस्टिस है जी, मीडिया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वन यही वाला है इसका, MEDEA, मीडिया. देन हेरेक्लिडी है, देन द बेकाय है, द ट्रोजन वुमेन है, और हेलन है, एंड्रोमेकी है, हेकुबा है, द सप्लिकेंट्स है, इलेक्ट्रा है. सबसे जो इम्पोर्टेंट वन है वो इलेक्ट्रा है. इसमें इलेक्ट्रा जो है बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में शामिल है. देन मीडिया है, देन हेलन है, हेलन ऑफ ट्रॉय आई थिंक, एंड देन इज़ द फोनिशियन वुमेन और ओरेस्टीज. ये इसके प्लेस हैं जी. उसके बाद सोक्रेटिस है. सोक्रेटिस जो है, ये जिसे सुकरात कहा जाता है, Socrates was a classical Greek philosopher credited as one of the founders of Western philosophy. सुकरात से या सोक्रेटिस ही से वेस्टर्न फिलॉसफी इमर्ज होती है, और यहीं से हम आर्ट, लिटरेचर, क्रिटिसिज्म का आगाज करते हैं. He was an enigmatic figure, chiefly known through the accounts of classical writers, especially the writings of his students Plato and Xenophon and the plays of his contemporary Aristophanes. तो ये इसकी जो राइटिंग्स हैं हमें इनके थ्रू मिलती हैं, और इसके नज़रियात हमें इन प्लेटो ने लिखा. प्लेटो इसका स्टूडेंट था, और PPSC में क्वेश्चन आया हुआ था, तो वो आपने याद रख लेना SPA के हिसाब से. सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, SPA ये एक्रोन वो आप बना लें, निमोनिक. SPA सोक्रेटिस, प्लेटो एंड अरिस्टोटल. सोक्रेटिस जो है वो टीचर था प्लेटो का, और प्लेटो टीचर था अरिस्टोटल का. इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से आपको याद रह जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सोक्रेटिस हैज बिकम रिनाउंड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ एथिक्स, एंड it is this Platonic Socrates who lends his name to the concept of Socratic irony and the Socratic method. 37. Socrates also made important and lasting contribution to the field of epistemology. Socrates never individually wrote anything that remains extant. यानी आज हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें जो कि सुकरात ने कहा जा सके कि सोक्रेटिस ने लिखा है. जो हम तक उसकी बातें पहुंची हैं वो प्लेटो के थ्रू या अरिस्टोफेन्स के थ्रू या उसके और स्टूडेंट्स के वर्क्स के थ्रू पहुंची हैं. एज अ रिजल्ट, ऑल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन
जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि सोक्रेटिस जो है उसने इंडिविजुअली कुछ भी नहीं लिखा जो अभी तक हमारे पास मौजूद हो। जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई हुई है वो उसके स्टूडेंट्स हैं या फिर सेकेंडरी सोर्सेस हैं। तो इस प्रॉब्लम को सोक्रेटिक प्रॉब्लम और सोक्रेटिक क्वेश्चन कहा जाता है। ये जो है ना, ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सोक्रेटिक क्वेश्चन और सोक्रेटिक जो है प्रॉब्लम। उसके बाद देखिए 39, टू अंडरस्टैंड सोक्रेटिस वन मस्ट टर्न प्राइमरीली टू द वर्क्स ऑफ प्लेटो whose dialogues are thought to be the most informative source about Socrates' life and philosophy, and also Xenophon. These writings are the Socratic Eligio or Socratic dialogues, which consist of reports of conversations apparently involving Socrates. अच्छा, ये जो सोक्रेटिस डायलॉग, सोक्रेटिक डायलॉग है, ये क्या होता है? अरिस्टोटल की जो प्लेटो की जो बुक इवन द रिपब्लिक है वो भी सोक्रेटिक डायलॉग के फॉर्म में लिखी गई है। अब सोक्रेटिक डायलॉग ये होता है कि इसमें लेक्चर नहीं डिलीवर किया जाता, ये भी लेक्चर देने का एक तरीका है, क्लास को पढ़ाने का। तो प्लेटो ने हमें ये बताया था कि सोक्रेटिक का स्टाइल ये होता था सोक्रेटिस का कि वो लेक्चर नहीं देता था, स्टूडेंट्स उससे सवाल करते थे, कोई भी फिलोसॉफिकल सवाल, और सोक्रेटिस जो है उसका जवाब नहीं देता था, लेक्चर नहीं देता था, वो उसी स्टूडेंट से सवाल पूछता था। यानी एक उसके बड़े सवाल को वो कोई 50-100 सवालों में तब्दील कर देता था, छोटे 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 छोटे, और एट द एंड जो होता था उस बंदे को अपनी बात का जवाब उसके अपने ही मुंह से मिल जाता था। इसको कहते हैं सोक्रेटिक डायलॉग। तो सोक्रेटिस जो था वो फर्ज करें बाग में है, चल फिर रहा है, खेतों में चल फिर रहा है, बाजार में चल फिर रहा है, स्टूडेंट्स उसके साथ चल रहे हैं और नोट भी कर रहे हैं चीज़ों को और उससे सवाल पूछ रहे हैं और वो उनसे वापसी सवाल पूछ रहा है। तो ये सोक्रेटिक डायलॉग है। रिपब्लिक भी इसी फॉर्म में लिखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 40 इज ही वॉज प्रोमिनेंटली lampooned in Aristophanes' comedy The Clouds. In comedy entitled The Clouds, ancient Greek author Aristophanes pokes fun at Socrates. Socrates का वो मजाक भी उड़ाता है इसमें। लैम्पून का मतलब भी मजाक उड़ाना होगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने पॉइंट नंबर 41 तक और सोक्रेटिस तक डिस्कस किया है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे।